सादर नमस्कार। 10 रूपक नामक ग्रंथ का जिस कारण ये नाम रखा गया तृतीय प्रकाश उन्हीं रूपक भेदों पर आधारित है। तृतीय प्रकाश में कल हमने और आपने प्रसंगवश वृत्तियों का भारतीय वृत्ति का चित्रण करते हुए आमुख का अध्ययन किया था। आज हम और आप नाटक इत्यादि 10 भेदों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम कारिका आएगी। अभिगम्य गुणयुक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान् कीर्तिकामो महोत्साहस्त्रयस्त्राता महीपतिः प्रख्यातवंशो राजर्षि दिव्यो वा यत्र नायकः तत्प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्। अभिगम्य गुणयुक्त जिसके गुणों का अनुगमन किया जा सके, जो उत्कृष्ट गुणों से युक्त हो, जो अभिगमनीय गुणों से युक्त हो, ऐसा धीर उदात्त नायक, प्रतापवान प्रतापी, कीर्तिकामः यश की कामना से युक्त, महोत्साह अत्यंत उत्साहवान, त्रयस्त्राता वेदत्रय का संरक्षक और महीपति भूमिपाल राजा, जिसका प्रख्यात वंशा जिसका जन्म प्रख्यात वंश में हुआ हो, ऐसा राजर्षि अथवा दिव्य पात्र जहाँ नायक हुआ करता है। नाटक के नायक की ये समस्त विशेषताएं हैं कि उसका चरित्र ऐसा हो कि वह अनुगमनीय हो, अभिगम्य गुणों से युक्त हो, उदात्त हो, प्रतापी हो, यश के लिए प्रयत्नशील हो, यश की कामना वाला हो, महान उत्साही हो और वेदत्रय का संरक्षक हो, भूमिपाल हो, प्रसिद्ध वंश में सूर्य या चंद्र वंश में उसका उत्पन्न हुआ हो, ऐसा राजर्षि अथवा कोई दिव्य पात्र ही नाटक का नायक होता है। और उस नायक का वह जो प्रख्यात वृत्त है, प्रख्यात कथा है, वही यहाँ आधिकारिक कथा के रूप में रखी जानी चाहिए। यत्र तत्रानुचितं किंचिन्नायकस्य रसस्य वा विरुद्ध तत्परित्यज्यन् अन्यथा वा प्रकल्पयेत्। यत्र तत्रानुचितं किंचिन नायकस्य रसस्य वा, वहाँ पर किंचित भी अनुचित हो नायक के कारण से अथवा रस के आधार पर, तो विरुद्धम तत्परित्यज्य उस विरुद्ध कथा वस्तु का त्याग कर दे, अन्यथा वा प्रकल्पयेत अथवा उसको अन्य प्रकार से सृजित करे। यथा उदात्त राघव में राम के द्वारा बाली को छिपकर इसलिए मारा गया कि बाली सामने से आए शत्रु की अर्ध शक्ति को ग्रहण कर लेता है। यथा महावीर चरित में रावण से मैत्री के कारण बाली युद्ध के लिए आता है और राम के हाथ मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ राम के चरित्र की रक्षा के लिए मुख्य कथा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। आद्यन्तमेवं निश्चित्य पंचधा तद्विभज्य च खण्डसा संधि संज्ञास्तान् विभागानापि खण्डयेत् चतुष्षष्टिस्तु तान् स्युरङ्गानीति अपरं तथा। आद्यन्तम एवं निश्चित, प्रारंभ से लेकर के समाप्ति पर्यंत समस्त कथा वस्तु को 5 भागों में विभक्त करके खंडसा संधि संज्ञा से, है ना, खंड से उनमें संधियों की संज्ञा करनी चाहिए और उन संधियों में भी, उन खंडों में भी जो संधि के खंड किए उनका भी पुनः जो संध्यांग रूपी विभाग है, उस प्रकार से 64 अंगों की उस नाटक में स्थापना करनी चाहिए। समस्त संध्यांगों का प्रयोग करना चाहिए।
अपरम तथा, और वह जो अपर यानी प्रासंगिक कथा वस्तु है उस कथा वस्तु में भी संपूर्ण कथा वस्तु का विभाजन करके कुछ संध्यांगों का विन्यास करना चाहिए, संधियों का विन्यास करना चाहिए। क्योंकि आगे लक्षण में कहते हैं पताका वृत्तमप्यूनम एकाद्यै अनुसंधिभि अंगान्यत्र यथा लाभम असंधिम प्रकरिण्यसेत। पताका वृत्तम अपि ऊनम, वह जो पताका की कथा है, प्रासंगिक कथा है, जो मूल नायक के सहयोगी सहनायक की कथा है, दूर तक जाने वाली है, वो किंचित न्यून होनी चाहिए और अनुसंधि भी, संधियों से भी युक्त होनी चाहिए। अंज्ञान अत्र यथा लाभम, यहाँ जिस प्रकार से लाभ हो उस प्रकार से संधि करे, किंतु असंधिम प्रकरिम निषेध, प्रकरी सदैव संधि से रहित ही वस्तु में रखनी चाहिए, नाटक में प्रस्तुत करनी चाहिए। आदौ विस्कंभकं कुर्यात् अंकं वा कार्ययुक्तितः अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तु विस्तरं तदा संदर्शयेन् शेषम्। कुर्याद् विस्कंभकं तदा यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते आदावेव तदाङ्कः स्यात् आमुखाक्षेप संश्रयः। आदौ विस्कंभकं कुर्यात्, अंकः वा कार्ययुक्तितः, अपने कार्य योजना के अनुसार ही, कार्य के औचित्य के आधार पर ही प्रारंभ अंक से करे अथवा प्रारंभ विस्कंभक से। क्योंकि अपेक्षितम परित्यज्य नीरसम वस्तु विस्तरम, वह जो नीरस वस्तु का विस्तार है, नीरस वस्तु का आगमन है, उसको त्यागना ही अपेक्षित है। उस नीरस वस्तु से अगर कथा प्रारंभ हो रही है तो विस्कंभक से करे, और अगर सरस वस्तु है तो अंक से। यह संदर्श ये शेषम कुर्यात् विस्कंभकम, और जो शेष है दर्शनी है उसे दिखाए तो विस्कंभक से कथा वस्तु का प्रयोग करे। यथा रत्नावली नाटिका का प्रारंभ विस्कंभक से होता है, तदनंतर सरस वस्तु आते ही कथा मूल रूप से प्रवृत्त हो जाती है। यदा तु सरसम वस्तु मूलादेव प्रवर्तते, किंतु जहाँ सरस वस्तु प्रारंभ से ही प्राप्त हो रही है तो तदा आदावेव तदंकस्य, तो वहाँ पर प्रारंभ अंक से ही करना चाहिए। आमुखाक्षेप संशय, आमुख के अनंतर आमुख के कथन के पश्चात ही वहाँ अंक की स्थापना कर देनी चाहिए। प्रत्यक्ष नेत्र चरतो बिंदु व्याप्ति पुरस्कृतः अंको नाना प्रकारार्थ संविधान रसाश्रयः। प्रत्यक्ष नेत्र चरितो, नायक का चरित्र प्रत्यक्ष रूप से नाटक में दिखाया जाना चाहिए। बिंदु व्याप्ति पुरस्कृतः, और बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति व्याप्त होती है। अंको नाना प्रकारार्थ, और नाना प्रकार से जो अंक हैं उसमें का संविधान करना चाहिए, क्योंकि वह रस का आश्रय हुआ करते हैं। रस के आधार पर नाट्य कथा वस्तु का निर्माण होती है, अतः वहाँ विभिन्न प्रकार का संविधान का प्रयोजन करना चाहिए। क्योंकि नाटक में जो नायक का चरित्र है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है और बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति व्याप्त रहती है। अंक नाना प्रकार के नाटकीय योजनाओं, उनके संविधान एवं रस के आश्रयभूत आधार है। अतः रंगमंच पर पात्र का प्रवेश हो जाने पर नायक का व्यापार का निर्देश साक्षात रूप से किया जाता है। अतः यहाँ पर अनेक प्रकार के प्रयोजन, संविधान और रसों को यह अंक में लिए रहता है, इसी कारण इसे अंक कहते हैं। अनुभाव विभावाभ्याम स्थायी न व्यवचार भी गृहीत मुक्तै कर्तव्यम अंगिनः परिपोषणम। अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव इत्यादि तथा व्यभिचारी भाव से जो प्रधान रस है उसका परिपोषण दिखाया जाना चाहिए, और कभी कभी वह पोषण मूल रूप से दिखाए
रस के पोषण और कभी कभी उस मूल रस को किंचित छोड़ते हुए भी उसका परिपोषण दिखाया जाना चाहिए। ना चाति रस्तां वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत् रसं वा नातिरोदध्यात् वस्त्वालङ्कारलक्षणे एको रसोऽङ्गीकर्तव्यो वीरः श्रृङ्गार एव वा अंगमन्ये रसः सर्वे कुर्यान्निर्वहणेद्भुतम्। अतिरसताम वस्तु, जो अत्यंत सरस वस्तु है, अत्यंत रमणीय कथा वस्तु है, उसमें दूर तक विच्छिन्नता नहीं आनी चाहिए, कहीं व्यवधान नहीं आना चाहिए। रसो व न तिरोधरेत, और ना ही हमारा जो मूल रस है उसका कभी तिरोधान होना चाहिए वस्तु और अलंकार का लक्षण करने पर। बस कथा वस्तु और अलंकारों को दिखाने पर न तो अति रमणीय वस्तु में विच्छिन्नता आनी चाहिए और न ही मूल रस में कहीं व्यवधान आना चाहिए। एको रसो अंगी, एक ही रस अंगी के रूप में वर्णित हो वीर अथवा श्रृंगार में से। या तो वीर रस अंगी मुख्य रस बनाया जाए नाटक का, अथवा श्रृंगार रस को मुख्य रस करे। अंगम अन्य रसा सर्वे, और जो अन्य रस हैं वह अंग के रूप में दिखाए जाने चाहिए, किंतु निर्वहन संधि के समय अद्भुत रस का सन्निवेश नाटक में किया जाना चाहिए। दूराध्वानं बधं युद्धं राजदेशादि विप्लवं संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम् अंबरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत्। दूराध्वानं, बड़ी लंबी यात्रा, बध युद्ध, राज्य एवं देश में उपद्रव विप्लव की स्थिति, संरोध माने नगर का घेराव इत्यादि, भोजन, स्नान और संभोग तथा अनुलेपन उपटन इत्यादि करना, श्रृंगार करना, वस्त्रों का ग्रहण करना इत्यादि नाटक में कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया जाना चाहिए, इसका निषेध किया गया है। नाधिकारिक बधम क्वापि त्याज्यम आवश्यकम न चा, नाधिकारी बधम क्वापि, और कभी भी मुख्य नायक का वध नहीं दिखाना चाहिए, और जो आवश्यक वस्तु है उसका भी कभी परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। एकाह चरितैकार्थम इत्थम आसन्न नायकम पात्रैस्ति चतुरैरंकास्तेषां अन्तेस्य निर्गमः। एकाह चरितै, एक ही दिन के चरित्र को एक अंक में निबद्ध किया जाना चाहिए। एक अंक की योजना बनावे तो उसमें एक ही दिन की कथा वस्तु रखनी चाहिए। साथ ही नायक अंक में सदैव नायक या नायिका मुख्य पात्र विद्यमान रहना चाहिए। नायक के अतिरिक्त मंच पर 3 अथवा 4 पात्र हों जो अंक की समाप्ति पर मंच से निष्क्रमण कर जाएं, मंच से चले जाएं। पताका स्थानकान्यत्र बिंदुरन्ते च बीजवत् एवं अंका प्रकर्तव्या प्रदेशादि पुरस्कृतः पंचांकमे तदवरम दशांकम नाटकम परम। इस प्रकार उचित स्थान पर पताका स्थानक तथा बीज इत्यादि की स्थापना की जानी चाहिए नाटक में। एवं अंका प्रकर्तव्या, इस प्रकार से अंकों की संरचना की जानी चाहिए और उसी के आधार पर पात्रों का प्रवेश इत्यादि दिखाया जाना चाहिए। 5 अंकों का नाटक अवर तथा अधिकतम 10 अंकों का नाटक श्रेष्ठ माना जाता है। अतः नाटक में 5 से 10 तक अंक होने चाहिए। नाटक का लक्षण करने के अनंतर अब प्रकरण का लक्षण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्यं लोकसंश्रयम् आमात्य विप्रवणजाम् एकं कुर्याच्च नायकं धीरप्रशान्तं सापायं धर्मकामार्थ तत्परं शेषं नाटकवत्सन्धि प्रवेशकरसादिकम्। अथ प्रकरणे, अब
प्रकरण आपके सामने जो रूपक का द्वितीय भेद है प्रकरण, उसमें जो वृत्त माने कथा वस्तु है उत्पाद्यम कभी कल्पित होती है और लोक संश्रयम संसार के आधार पर लोक के आश्रय पर कवि के द्वारा कभी कल्पना प्रसूत कथा वस्तु हुआ करती है। आमात्य माने मंत्री, विप्र, ब्राह्मण अथवा वणिक, इसमें एक नायक किया जाता है। इसका नायक ब्राह्मण, मंत्री अथवा वणिक होता है। धीर प्रशांतम, और वह धीर शांत कोटि का नायक हुआ करता है। सापायम, कार्यों में विघ्न आने पर भी वह नायक धर्म, काम और अर्थ के लिए तत्पर रहता है। शेष नाटक के समान ही यहाँ भी संधियाँ, यहाँ भी कथा वस्तु में वह सारे अंगों का विन्यास किया जाता है और प्रवेशक इत्यादि का यहाँ प्रयोग किया जाता है। नायका तु द्विधाने तु कुल स्त्री गणिका तथा क्वचिदेकैव कुलजा क्वापि द्वयं क्वचित् कुलजाभ्यन्तरा बाह्या वैश्या नातिक्रमो नयः आविप्रकरणं त्रेधा संकीर्णं धूत संकुलम। नायका तु द्विधा, यहाँ प्रकरण में दो प्रकार की नायिका होती हैं, एक कुल स्त्री कुलीना नायिका और दूसरी गणिका। क्वचिदेकैव कुलजः, कहीं पर एक नायिका होती है कुलीना अथवा गणिका और कहीं द्वयम, कहीं क्वचित द्वयम, कहीं पर दोनों नायिकाएं भी प्राप्त हो जाया करती हैं। कुलजाभ्यंतरा, जो कुलीना नायिका है वह अभ्यंतर नायिका हुआ करती है। वैश्या बाह्या, और जो वैश्या है गणिका है वह बाह्य नायिका होती है। नातिक्रमो नया, यहाँ इस सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। अभिप्रकरणम त्रेधा, इस प्रकार से जो प्रकरण हैं तीन प्रकार के हो जाते हैं। कुलजा नायिका के आधार पर प्रकरण भेद, गणिका नायिका के आधार पर प्रकरण और उभया नायिका के आधार पर। जो उभया नायिका के आधार पर संकीर्ण प्रकरण है उस वह धूर्त संकुलम, धूर्त पात्रों से भरा हुआ होता है। उसमें अत्यधिक धूर्त पात्रों का चित्रण होता है, यथा मृच्छकटिक। एक नायिका का कुलजा नायिका के आधार पर प्रकरण जैसे पुष्पदूतिका और वैश्या नायिका के आधार पर प्रकरण जैसे तरंगदत्त। अब नाटक और प्रकरण के समन्वय से उपरूपक नाटिका का लक्षण आता है, क्योंकि नाटिका दोनों के सहयोग से बनती है। अतः आचार्य ने नाटिका का लक्षण ही प्रस्तुत किया है। लक्षिते नाटिकाप्यत्र संकीर्णान्य निवृत्तये, जहाँ प्रकरण और नायिका के मिश्रित लक्षण दिखाई दें, संकीर्ण लक्षण दिखाई दें, वहाँ पर नाटिका देखी जाती है। वहाँ नाटिका नाम के उपरूपक का निर्माण होता है। यद्यपि उपरूपक 18 प्रकार के हैं, किंतु उसमें मुख्य नाटिका है प्रथम, अतः उसी को कहा गया है। ये नाटक और प्रकरण दोनों के सहयोग से निर्मित हुआ करती है। आज वृत्ति में आचार्य धनिक ने भरत के सिद्धांत को पहले उल्लिखित किया है। अनयोश्च बंध योगादेकः भेदा प्रयोक्तभी ज्ञेयः प्रख्यातस्त्विरतो वा नटी संज्ञाश्रिते काव्ये। अनयोश्च बंध योगा, और इनके बंध योग से प्रकरण और नाटक के योग के कारण ही भेदा प्रयुक्त भी गया। प्रयोग करने वाले नटों के द्वारा भेद जाना चाहिए। प्रख्याता वह प्रख्यात भी होती है और उससे भिन्न भी, क्योंकि वृत्तिकार ने कहा है कि नाट्य शास्त्र कार के सिद्धांत को उल्लिखित करके उन्होंने कहा है कि कतिपय विद्वानों का मानना है नाटक और प्रकरण के सम्मिलन से प्रकरणिका का उत्पत्ति होती है, नाटिका की नहीं। किंतु यहाँ नाटक और प्रकरण
में एक ही भेद है कि नाटक की कथा वस्तु प्रख्यात होती है और प्रकरण की कथा वस्तु उत्पाद या कवि की संरचना से, कवि की कल्पना से बनी होती है। इस नाटिका में कथा वस्तु कवि कल्पित होती है और नायक प्रख्यात होता है। ऐसा क्योंकि भरत ने स्पष्ट रूप से प्रकरणिका का उल्लेख नहीं किया है, अपितु नाटिका का ही उल्लेख किया है। इस प्रकार यहाँ वृत्तिकार कहते हैं कि नाटक और प्रकरण में शुद्ध लक्षण के सम्मिश्रण से उस नाटिका रूपी लक्षण की स्वतः सिद्धि हो जाती है। संकीर्ण रूपों में विशेष रूप से कवियों को नाटिका की संरचना करनी चाहिए। उस नाटिका की कथा वस्तु के ऊपर कारिका दी हुई है। तत्र वस्तु प्रकरणान नाटकान नायको नृपः प्रख्यातो धीर ललिता श्रृंगारोंगी स लक्षणः। वहाँ वह जो कथा वस्तु है वह प्रकरण के समान उत्पाद्य होनी चाहिए, कवि कल्पना प्रसूत होनी चाहिए, और वहाँ जो नायक है नाटिका का वह नाटक के समान प्रख्यात होना चाहिए और धीर ललित होना चाहिए। धीर ललित नायक की विशेषता ही है कि वह निश्चिंत, कलासक्त एवं मृदु प्रकृति से युक्त होता है। अतः नाटिका में श्रृंगार की मुख्य रस के रूप में निर्मित करना चाहिए। श्रृंगारी अंगी, श्रृंगार ही रस ही अंगी के रूप में नाटिका में आता है और इसकी कथा वस्तु प्रकरण के समान तथा पात्र नाटकवत हुआ करता है। नाटिका और प्रकरणिका में भेद को पुनः प्रकट करने के लिए कहा है कि प्रायः स्त्री चतुरांकादि भेदक यदि प्रेष्यते एकदद्वित्रयाङ्क पात्रादि भेदानानन्तक रूपता। प्रायः स्त्री पात्र प्रायः अधिकांशतया इस नाटिका में होते हैं और चतुरंक 4 अंक होते हैं। इस स्त्री पात्रों की प्राधान्य वाली नाटिका में अधिकांशतया 4 अंक होते हैं, जबकि अन्य जगह 1 अथवा 2 अथवा 3 अंक होते हैं और पात्रों की संख्या भी 1 अथवा 2 अथवा 3 होती है। तो इस प्रकार से नाटिका और प्रकरणिका का अंतर है। नाटिका कैसिकी वृत्ति प्रधान है और यहाँ स्त्री पात्रों का प्राधान्य हुआ करता है तथा अवमर्श संधि का इसमें हीनता होती है। यहाँ विमर्श संधि का निषेध हुआ करता है। देवी तत्र भवेत् ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा गंभीरा माननी कृच्छा तद वशानेतु संगमः नायका तादृशी मुग्धा दिव्या चाति मनोहरा अंतःपुरादि संबंधात् आसन्न श्रुति दर्शनै अनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरं नेता तत्र प्रवर्तेत देवी त्रासेन शंकितः कैशिक्यांगैश्चतुर्भिश्च युक्तांकैरिव नाटिका। देवी तत्र भवे ज्येष्ठा। यह नाटिका में 2 नायिकाएं हुआ करती हैं, ज्येष्ठा नायिका और दूसरी कनिष्ठा नायिका। जो ज्येष्ठा नायिका है वह महारानी होगी, प्रगल्भा होगी और राजकुल में उद्भूत होगी, राजकुल की वंशजा होगी, गंभीर होगी, मान से युक्त होगी, माननी नायिका होगी। कृच्छा तदवशा नेतु संगमः, और बड़े कष्ट से उसी के अधीन नायक का उस नायिका से, कनिष्ठा नायिका से मिलन होगा। नायिका तादृशी मुग्धा, और उस नाटिका की जो नायिका है, कनिष्ठा नायिका या मुख्य नायिका, वह मुग्धा होगी, दिव्य होगी और अत्यंत मनोहर होगी। और तादृशी उसी प्रकार से जैसे ज्येष्ठा नायिका कुलीना है, ऐसे वह जो मुग्धा नायिका है वह भी कुलीना होगी। अंतःपुरादि संबंधात, और अंतःपुर के संबंध के कारण ही आसन्न श्रुति दर्शनम, वह देखी अथवा सुनी जाती है। वह अंतःपुर में नायिका रहती है, इस कारण से नायक के द्वारा देखी जाती है अथवा सुनी जाती है। अनुराग नवावस्था, और अनुराग तथा नवीन अवस्था के कारण ही
नेतुस्तस्यां तथोत्तरा, वह इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त होती है। नेता तत्र प्रवर्ति, और नायक वहाँ उसके लिए प्रवृत्त होता है, किंतु देवी त्रासेन संकिता, अपनी ज्येष्ठा रानी की आशंका से भय भी शंकित भी रहता है। कैशिक की अंगैश चतुर्भी, यहाँ कैशिकी वृत्ति के चारों अंगों का नर्म स्फिंज, नर्म गर्भ और नर्म स्फिंज, नर्म स्फोट और नर्म गर्भ, चारों प्रकार के अंगों का नाटिका में प्रयोग हुआ करता है और ये 4 अंकों से युक्त दिखाई देती है। ऐसी नाटिका का लक्षण ग्रंथ में प्राप्त हुआ। तदनंतर हम और आप भाण नाम के रूपक, तृतीय रूपक भेद पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका लक्षण ग्रंथ में इस प्रकार है। भाणस्तु धूत चतम स्वानुभूतं परेण वा, यत्रोपवर्णयेदेको निपुणः पंडिताविटः, संबोधनोक्ति प्रत्युक्तो कुर्याद् आकाशभासितः, सूच्येद वीर श्रृंगारो शौर्य संभोग संस्तवै। भूयसभारती वृत्ति एकांके वस्तु कल्पितं, मुख निर्वहणं सांगे लास्यांगानि दशापि च। भाण में नाम के रूपक भेद वह है जिसमें कोई चतुर एवं बुद्धिमान बिट अपने अथवा दूसरे के द्वारा अनुभव किए गए जो धूर्ततम आचरण है उसका वर्णन करे, और वह आकाश भाषित के आधार पर संबोधन करके उक्ति प्रत्युक्ति के माध्यम से शूरवीरता अथवा सौभाग्य इत्यादि का वर्णन करे। यह श्रृंगार पर आधारित होती है। भाण में प्राय भारती नाम की वृत्ति हुआ करती है। कहीं कहीं कैशिकी वृत्ति का भी प्रयोग होता है और भाण में 1 अंक होता है। इसकी कथा वस्तु कभी कल्पना के आधार पर निर्मित की जाती है, अतः उत्पाद्य कथा वस्तु है और संधि इसमें मुख तथा निर्वहण होती हैं, किंतु लास्य के 10 अंगों का भाण में प्रयोग किया जाता है। गेय लास्य के ये 10 अंग हैं। गेय पदम स्थितम पाठ्यमासीनम पुष्पगंडिका, प्रच्छेदकस्त्रिगूढ़ंच सैन्धवाख्यम द्विगूढ़कम, उत्तमोदकम चान्य प्रत्युक्तिमेव चा, लास्ये 10 विधा हेतद अंग निर्देश कल्पनम। जहाँ गायक वाद्य यंत्र लेकर के गाए वह गेय पद कहलाता है, और जहाँ कामातुर नायिका बैठ करके पाठ प्रस्तुत करती है वही स्थित पाठ्य नाम का लास्य का अंग हुआ करता है। शोक तथा चिंता से आभूषणों से रहित जहाँ कामिनी बिना किसी वाद्य यंत्र के गायन करती है उसी को आसीन नाम का लास्य का अंग माना गया है। जहाँ वाद्य यंत्रों के साथ अनेक छंद अनेक रसों से युक्त स्त्री पुरुष अभिनय सहित गायन करें तो वह पुष्पगंडिका नाम का लास्य का अंग हुआ करता है। नायक का अन्य नायिका के प्रति प्रेम देखकर विच्छेद के कारण जहाँ अनुताप में नायिका गान करती है उसी को प्रच्छेदक नाम का लास्य का अंग कहते हैं। जहाँ स्त्री वेशधारी पुरुष नाट्य करे वह त्रिगूढ़क कहलाता है, यथा मालती माधव नाम के नाटक में मकरंद द्वारा मालती का रूप धारण करना, जिसमें सब पद सुंदर, मुख एवं प्रतिमुख संधि हो एवं भाव विद्यमान हो, उसी को द्विगूढ़क नाम का लास्य का अंग कहा गया है। और किसी भ्रष्ट संकेत होकर के वीणा इत्यादि से स्पष्ट रूप से जहाँ प्राकृत भाषा में गान किया जाए वहाँ सैंधव नाम के लास्य के अंग का निर्माण हो जाया करता है। क्रोध तथा हर्ष से उत्पन्न आक्षेप एवं रसपूर्ण हाव और हेला युक्त जो विचित्र प्रकार का गायन है उसी को उत्तमोत्तमक नाम का लास्य का अंग कहा गया है।
उक्ति प्रत्युक्ति, जहाँ कथनोपकथन के सहित प्रतीति हो, विलासपूर्ण कथन कहे जाएं, वही उक्ति प्रत्युक्ति नाम का लास्य का ये 10 अंग भाण में प्रयोग किए जाते हैं। भाण के अनंतर अब चतुर्थ रूपक भेद प्रहसन हमारे आपके सम्मुख है। प्रहसन का लक्षण है तद्वत् प्रहसनम त्रेधा शुद्ध वैकृत संकरहि पाखंड विप्र प्रभृति चेट चेटी बिटाकुलम चेटिम वेश भाषा भी शुद्धम हास्य बचोन्वितम कामकारी बचो वेशहि षण्ड कंचुकी तापसै विकृतम संकराद्बीथ्या संकीर्णं धूर्त संकुलं रसस्तु भूय सक्कार्या षड्विधो हास एव च। भाण के समान ही 3 प्रकार का प्रहसन होता है, जहाँ पाखंड युक्त ब्राह्मण इत्यादि चेट चेटी एवं बिट इत्यादि पात्रों से युक्त चेष्टा वेश और भाषा इत्यादि से जहाँ विकृति हो, वह शुद्ध हास्य वाला शुद्ध प्रहसन भेद होता है। ये प्रहसन 3 प्रकार का मैंने आपको पूर्व में ही बताया। तो जहाँ पर पाखंड युक्त विप्र हो, चेट चेटी और बिट इत्यादि हों, उनकी चेष्टा वेशभूषा भाषा इत्यादि के आधार पर शुद्ध हास्ययुक्त वाणी से शुद्ध प्रहसन भेद का निर्माण होता है। कामकारी बचो विषय, काम भावना से युक्त जो कथन है, वेशभूषा इत्यादि है, जहाँ नपुंसक कंचुकी तापस इत्यादि हों, और तो वह विकृत नाम का प्रहसन भेद हुआ करता है। और यहाँ बीथी का सांकर्य होता है, संकीर्णम धूर्त संकुलम, और जहाँ धूर्त से युक्त हो, जो धूर्तों से भरा हुआ हो, वह संकीर्ण नाम का प्रहसन भेद होता है। रसस्तु भूय सक्कार्या, यहाँ रस बहुत अधिक विस्तार से किया जाता है। यहाँ हास्य रस का अत्यधिक विधान होता है। और षड विधो हास्य एवचा, यहाँ 6 प्रकार के हास्य का निर्माण होता है, जो है स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। ये 6 प्रकार के हास्य प्रहसन में प्राप्त हुआ करते हैं। प्रहसन के अनंतर अब हम और आप डिम नाम के रूपक भेद पर आज आ जाते हैं। डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्यात् वृत्त्यः कैशकी बिना नेतारो देव गंधर्व यच्छरच्छो महोरगः भूत प्रेत पिशाचाद्या षोडशात्यन्तमुद्धतः रसैर्हास्य श्रृंगारो षड्भिर्दीप्तैः समन्वितः मायेन्द्रजाल संग्राम क्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः चन्द्रसूर्योपरागैश्च न्याये रौद्ररसेङ्गनी चतुरङ्कः चतुस्सन्धि निर्विमर्शो डिमस्मृतः। डिम अर्थात समूह, जहाँ पात्रों का समूह हो। डिम में वस्तु प्रसिद्ध स्यात्, डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्यात्। डिम में, डिम नाम के प्रकरण भेद में, रूपक भेद में जो कथा वस्तु होती है, वह प्रसिद्ध होती, प्रख्यात कथा वस्तु होती है। वृत्तिया कैसे किम बना, कैशिकी रहित, कैशिकी वृत्ति को छोड़ करके अन्य 3 वृत्तियां डिम में प्राप्त होती हैं। और इसका नायक देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महासर्प, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि 16 प्रकार के अत्यंत उद्धत इसमें नायक रखे जाते हैं। और अहास्य श्रृंगारो, हास्य रहित और श्रृंगार रहित यहाँ पर 6 रसों की दीप्ति देखने को मिलती है। वीर, रौद्र, करुण, बीभत्स, भयानक और अद्भुत, ये 6 रस डिम में विद्यमान हो सकते हैं। मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टितैः, माया से
मंत्र बल के द्वारा वस्तु की स्थापना से, इंद्रजाल माने तंत्र बल के आधार पर वस्तु स्थापना से, संग्राम के द्वारा, क्रोध से, उद्भ्रांति इत्यादि चेष्टाओं के द्वारा, चंद्र सूर्योपराग गैश्चा, और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति के द्वारा, रौद्रे रसे अंगनी, यहाँ पर इस डिम में सिद्धांत न्याय है कि रौद्र रस ही मुख्य रस हुआ करता है, शेष रस अंग रूप में आते हैं। चतुरंक और अंक 4 हुआ करते हैं डिम के। चतुस्संधि 4 संधियां होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ और निर्वहण। यहाँ निर्विमर्शा, विमर्श संधि डिम में नहीं कही गई है, नहीं मानी गई है। तो इस प्रकार से डिम का लक्षण आपके सामने प्रस्तुत किया। तदनंतर अब व्यायोग नाम का काव्य भेद। ख्यातेति वृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धत नराश्रया हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम दीप्ताशुर्डिम्बदरसः अस्त्रिनिमित्त संग्रामो जामदग्न जये यथा एकाः चलतै एकांको व्यायोगो बहुभिर्नरहि। ख्यातेति वृत्त, व्यायोग में कथा वस्तु प्रसिद्ध होती है, अत्यंत ख्यात होती है। ख्यातोद्धत नराश्रया, और प्रसिद्ध उद्धत नाम का नायक ही यहाँ पर नायक रखा जाता है। हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम, यहाँ गर्भ और विमर्श नाम की संधियां नहीं होती, यानी मुख, प्रतिमुख और निर्वहण 3 संधियों का ही प्रयोग होता है। दीप्तिषु डिम्बवद रसा, और यहाँ पर रसों की दीप्ति डिम के समान ही होती है, अर्थात वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और करुण, इन 6 रसों में से ही किसी एक रस की दीप्ति होती है। स्त्री निमित्त संग्रामो, यहाँ स्त्री कारण नहीं होती है किंतु युद्ध होता है, बिना स्त्री कारण हुए भी युद्ध हुआ करता है। जामदग्न जयो यथा, जैसे कि जामदग्न जय नाम के व्यायोग में दिखाया गया है। एकाह चरतई, इसमें एक ही दिन का चरित्र दिखाया जाता है। ये जो व्यायोग नाम का रूपक भेद है, इसमें एक दिन की घटना का ही चित्रण होता है एक अंको, और अंक भी एक ही होता है। व्यायोगो बहु भी नरई, और इस व्यायोग में बहुत अधिक पुरुष पात्र हुआ करते हैं। यथा मध्यम व्यायोग, जिसमें भीम इत्यादि बहुत अधिक पुरुष पात्र हैं और मात्र 2 स्त्री पात्रों का वर्णन है। समवकार, कार्यम संबकारेपि आमुख नाट्यकादिवत् ख्यात देवासुरं वस्तु निर्विमर्शास्तु संधया वृत्तयो मंदकैशिक्यो नेतारो देवदानवः द्वादशोद्दात विख्यातः फलं तेषां पृथक् पृथक् बहुवीररसा सर्वे यद्वदम्भोधिमन्थने अंकस्त्रिभिस्त्रिकपटस्त्रिशृङ्गार त्रिविद्रवः द्विसन्धिरङ्कः प्रथमः कार्यो 12 नाडिकाः चतुर्द्विनाडिकावन्त्यौ नाडिकाघटिकाद्वयं वस्तुस्वभावदेवारिकृतास्युकपटस्त्रयः नगरोपरोधयुद्धे वाताग्न्यादिकविद्रवः धर्मार्थकामयि शृङ्गारो नात्रबिन्दुप्रवेशकौ वीथ्यङ्ग्यानि यथा लाभ कुर्यात् प्रहसने यथा। ये समवकार का लक्षण ग्रंथ में प्राप्त है। नाटक के समान ही समवकार में आमुख का विधान करना चाहिए, आमुख को रखना चाहिए। ख्यातम वस्तु, देवासुर संग्राम इत्यादि की जो प्रसिद्ध कथा वस्तुएं हैं इतिहास पुराण की, वही यहाँ की कथा वस्तु होती है। निर्विमर्श, और विमर्श संधि का यहाँ प्रयोग नहीं होता, अर्थात गर्भ
वो मुख, प्रतिमुख, गर्भ और निर्वहन 4 संधियों का प्रयोग होता है, किंतु विमर्श संधि का यहाँ निषेध किया गया है। वृत्तियों मंद कैसक्या, यहाँ कैसिकी वृत्ति मंद होती है। शेष, आर्भटी, सात्वती और भारती तीनों वृत्तियां हुआ करती हैं। नेतारो देव दानवा, और इसके नायक देवता अथवा दानव होते हैं। द्वादशो दात विख्याता, और इसमें 12 नायक हुआ करते हैं और उन सबके प्रयोजन भी भिन्न भिन्न समवकार में दिखाए जाते हैं। बहुवीर रसस्सर, बहुत से वीर होते हैं, है ना, और इसलिए वीर रस सभी में दिखाया जाता है। यथा अम्भो निर्मंथने, जैसे समुद्र मंथन नाम के समवकार में दृग्गोचर होता है। अंकस्त्री भी, इसमें 3 अंक होते हैं। समवकार की संरचना 3 अंकों में की जाती है। त्रिकपट, यहाँ 3 कपट होते हैं। और त्रिशंगार, 3 प्रकार का श्रृंगार। और त्रिविद्रव, 3 प्रकार के उपद्रव विप्लव दिखाए जाते हैं। द्विसंधि, 2 संधियां होती हैं, 1 अंक। द्विसंधि रंक प्रथमा कार्यो, 2 संधियों का मुख तथा प्रतिमुख नाम की संधि का संरचना प्रथम अंक में, पहले अंक में कर देनी चाहिए और उसका समय 12 नाडिका अर्थात 24 घंटे का रखा जाना चाहिए उसकी कथा वस्तु। चतुर्द्विनाडिका वान्त्यो, और जो अंत के 2 हैं, दूसरे और तीसरे अंक, दूसरा अंक 4 नाडिका का और तृतीय अंक 2 नाडिका का होना चाहिए। और 1 नाडिका 2 घड़ी के बराबर हुआ करती है, अर्थात वही 24 घंटे और 4 इस तरीके से कथा 12 नाडिका की कथा वस्तु 1 अहोरात्र की कथा वस्तु होती है। तो प्रथम अंक में अहोरात्र की कथा वस्तु हो, द्वितीय में 4 नाडिका की कथा वस्तु हो और तृतीय अंक में 2 नाडिका की कथा वस्तु का ग्रथन करे। वस्तु स्वभाव देवारिक कृतस्यु कपटस्त्रयः, यहाँ वस्तु स्वभाव और देव के आधार पर 3 प्रकार के कपटों का चित्रण किया जाता है। नगर का घेराव, युद्ध, वायु के कारण उपद्रव या अग्नि के कारण विप्लव इत्यादि 3 प्रकार के विद्रव दिखाए जाते हैं। और 3 प्रकार के श्रृंगार यानी धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगारों का प्रयोग होता है। किंतु यहाँ पर बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति और प्रवेशक नाम का अर्थोपक्षेपक प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें बीथी के अंगों का जहाँ जैसा लाभ हो उसका प्रयोग करना चाहिए, प्रहसन के जैसे ही। इस प्रकार से यह समवकार का लक्षण प्रस्तुत पुस्तक में दिया गया। तदनंतर बीथी नाम के रूपक भेद का लक्षण ग्रंथ में कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। बीथी तु कैशकी वृत्तौ संध्यांकांकेस्तु भाणवत् रसासूच्यस्तु श्रृंगारः स्पृशेदपि रसान्तरं युक्ता प्रस्तावनाख्यातौ रंगै रुद्ध्यातकादिभिः एवं बीथी विधातव्य द्वेकपात्र प्रयोजिता। बीथी का निबंधन कैशिकी वृत्ति में हुआ करता है और यहाँ संध्यांग और अंक भाण के समान होता है, अर्थात ये 1 अंक की होती है और इसमें मुख तथा निर्वहन संधि का प्रयोग है। किंतु इसका जो प्रधान रस है कैशिकी वृत्ति होने के कारण श्रृंगार ही होगा और अन्य रस का स्पर्श होगा। उद्ध्यात्तक नाम की प्रस्तावना की अंग से यह युक्त होती है और बीथी में 1 अथवा 2 पात्रों का ही विधान किया जाता है। तदनंतर अंक नाम का जो रूपक भेद है उसका लक्षण 10 रूपक में इस प्रकार से प्राप्त है। उत्सृष्टांके प्रख्यात वृत्तं बुद्ध्या प्रपंचयेत रसस्तु करुणास्थायी नेतारः प्राकृता नरः भाणवत् संधि वृत्तांकै युक्ता स्त्री परिदेवतैः वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जय पराजयो। अंक को, क्योंकि अंक में विभक्त होता है नाटक। अब अंक
रूपक भेद भी है, तो यहाँ उत्सृष्ट शब्द और लगा लिया, उत्सृष्टांक कर लिया अंक को हमने। तो उत्सृष्टांक में कवि को चाहिए कि वह प्रसिद्ध इतिवृत्त का ही निर्वहन करे, प्रसिद्ध कथा वस्तु का ही विधान करे, अपनी बुद्धि से उस कथा वस्तु का विस्तार करे। और प्रधान रस यहाँ करुण रखा जाता है। उत्सृष्टांक का मुख्य रस करुण होता है और यहाँ साधारण कोटि का कोई सामान्य मनुष्य ही नायक होता है। भाण के समान ही यहाँ मुख तथा निर्वहन संधियाँ होती हैं और भारती नाम की वृत्ति प्रयुक्त हुआ करती है। करुण रस प्रधान होने के कारण यहाँ स्त्री विलाप, वाक युद्ध तथा जय और पराजय का वर्णन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये उत्सृष्टांक का लक्षण है। तदनंतर इहामृग, इहामृग नाम का दसम रूपक भेद, जिसका लक्षण ग्रंथ में इस प्रकार से प्राप्त होता है। मिश्रमिहामृगे वृत्तम चतुरंकम त्रिसंधिमत नरदिव्यावनियमान नायक प्रतिनायकौ ख्यातो धीरोद्धतावन्त्यौ विपर्यासादियुक्तिकृत दिव्यस्त्रीमनिच्छन्ति मपहारादिनेच्छतः श्रृङ्गाराभासमप्यस्य किञ्चित् प्रदर्शयेत् संरम्भं परमानीयं युद्धं व्याजान्निवारयेत् बधप्राप्तस्य कुर्वीत बधं नैव महात्मना। इहामृग का जो कथा व्रत है वह मिश्रित होता है, प्रख्यात और उत्पाद्य दोनों के संयोग से निर्मित होता है और इसमें 4 अंक हुआ करते हैं तथा 3 संधियां मुख प्रतिमुख तथा निर्वहन का संयोजन किया जाता है। यहाँ मनुष्य नायक तथा प्रतिनायक का नियम न होने के कारण नायक और प्रतिनायक मनुष्य तथा देव भी हो सकते हैं और नायक इस इतिहास प्रसिद्ध होता है और धीरोद्धत हुआ करता है। इसका प्रतिनायक मूढ़ होता है तथा अनुचित कार्यों में प्रवृत्त हुआ करता है। इसका नायक अनिच्छुक देवांगना स्त्री का अपहरण कर लेता है, अतः यहाँ किंचित रसाभास का भी चित्रण किया जाता है और युद्ध स्त्री इत्यादि के कारण यहाँ ब्याज से युद्ध प्राप्त होता है। वध प्राप्त होने पर भी यहाँ महात्मा कहते हैं वध को नहीं दिखाना चाहिए। इसी के साथ इहामृग का लक्षण भी पूर्ण हुआ। तो आपके 10 प्रकार के लक्षण भेद परिपूर्ण हुए। ग्रंथ की समाप्ति पर अंतिम श्लोक आचार्य ने इस प्रकार दिया है, इत्थं विचिन्त्य 10 रूपक लक्ष्म मार्गम आलोक्य वस्तु परभाव्य कवि प्रबंधान कुर्यादयत्नवद्लङ्कृतिभिर्प्रबन्धं वाक्यैरुदार मधुरै स्फुटमन्दव्रत्यैः। इस प्रकार से 10 प्रकार के रूपकों के लक्षण, इस प्रकार 10 प्रकार के नाटकों के रूपक भेदों के लक्षणों का भली भांति चिंतन करके देख करके कथा वस्तु का अच्छे से परिभावना करके कवि के द्वारा प्रबंध को नाट्य भेदों की संरचना करनी चाहिए। वस्तु और अलंकारों से युक्त उस नाटक में स्पष्ट स्फुट सरस छंदों के साथ उदार तथा मधुर वाक्यों के साथ ही इन दृश्य काव्यों की प्रबंध रचना की जानी चाहिए। इसी के साथ आज तृतीय प्रकाश परिपूर्ण होता है और आप सभी को सब मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।